नमस्कार साथियों, मैं एग्जाम मित्र हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पहली जो हरियाणा जीके की अपनी वीडियो थी, जो टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसमें 1 से 20 क्वेश्चन थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 से अपने शुरू कर रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1965, 1970, 1975 या फिर 1980। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1970 के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और थोड़े तथ्य भी, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो 9 जुलाई 1970 को हुई थी और इसका उद्देश्य हरियाणा की साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। यह संस्था लेखकों को प्रोत्साहन व सम्मान देती है। हरियाणा साहित्य अकादमी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक संस्था है जो हरियाणवी भाषा, साहित्य और लेखकों को बढ़ावा देती है और इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, रोहतक, पानीपत, सूरजकुंड जो फरीदाबाद के अंदर है, या फिर करनाल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सूरजकुंड, फरीदाबाद। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य भी। यह जो मेला है वो हर साल फरवरी में लगता है और 1987 से शुरू हुआ यह मेला विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें भारत सहित कई देशों के कारीगर भाग लेते हैं। सूरजकुंड मेला हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है जो संस्कृति, कला और हस्तकला को बढ़ावा देता है। पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है यह मेला। तो कहाँ लगता है? सूरजकुंड, फरीदाबाद के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरजकुंड जो क्राफ्ट है मेला है वो कब लगता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 से 10 जनवरी, 10 से 20 मार्च, 1 से 15 फरवरी या 15 से 30 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1 से 15 फरवरी के बीच में ये मेला हर वर्ष इसका आयोजन 1 से 15 फरवरी के बीच में होता है। तो और जान लेते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। तो इस मेले की थीम हर साल अलग होती है। देश के सभी राज्यों से कलाकार इसमें भाग लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस आयोजन का हिस्सा होते हैं। प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक आयोजित यह मेला हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इस मेले से ग्रामीण कला और शिल्प को नया जीवन मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, पंडित लक्ष्मीचंद, नज़ीर अकबराबादी, सूरदास या गुलाब सिंह। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर दो कि हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि जो है वो पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। जान लेते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में और थोड़ा कुछ। तो पंडित लक्ष्मीचंद जो है, इन्हें हरियाणा का सूरदास भी कहा जाता है। इन्होंने रागणी और सांग को पूरे देश के अंदर लोकप्रिय बनाया। इनका जन्म है वो सोनीपत जिले के जांटी कला गांव में हुआ था। पंडित लक्ष्मीचंद ने हरियाणवी साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक संदेश और मनोरंजन का प्रमुख स्रोत है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, पानीपत, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। तो यह जो है पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग भी इसे बोला जाता है। सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है इसे सुल्तानपुर पक्षी विहार कहा जाता था, पहले कहा जाता था। यहाँ सर्दियों में सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में वन्यजीव पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर साइबेरिया, यूरोप और अफगानिस्तान से पक्षी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? ऑप्शन देख लेते हैं, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यमुनानगर। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर स्थित है। यह जो है वो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यह हाथी, तेंदुए, भालू आदि का घर है। यह पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है।
क्लेसर नेशनल पार्क जैव विविधता से भरपूर है और प्राकृतिक वन क्षेत्र के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। झज्जर, बोरसदा, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, सोनीपत या फिर पानीपत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बोरसेदा कुरुक्षेत्र। बोरसेदा कुरुक्षेत्र। जान लेते हैं बोरसेदा कुरुक्षेत्र के बारे में और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के बारे में थोड़े और तथ्य। यहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। यह वन्यजीव संरक्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास 1980 के दशक में शुरू हुआ। बोरसदा मगरमच्छ केंद्र हरियाणा में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां जलजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रोहतक, हिसार, पिंजौर जो पंचकुला के अंदर है, या फिर फतेहाबाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिंजौर, पंचकुला। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि मेरी तैयारी कितनी है, वो पॉज करके भी अपने आंसर दे सकते हैं। तो इसके मतलब और जान लेते हैं पिंजौर, पंचकुला के बारे में। तो यह एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है। इसका संचालन बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करती है। परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध जो है उनका संरक्षण किया जाता है। गिद्धों की घटती संख्या को देखते हुए यह केंद्र एक बड़ी पहल है। यहाँ वैज्ञानिक तरीके से इनकी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन देखते हैं। नारनौल, झज्जर, झाबुआ जो रेवाड़ी के अंदर है, या फिर पानीपत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा झाबुआ, रेवाड़ी। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य हैं मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र के बारे में। चिंकारा और जो मोर प्रजनन है यो झाबुआ, रेवाड़ी के अंदर है। चिंकारा और मोर दोनों संरक्षित प्रजातियां हैं। यहाँ इनका संरक्षण, प्रजनन और देखभाल भी की जाती है। यह केंद्र वन विभाग द्वारा चलाया जाता है। झाबुआ केंद्र वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य की पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां प्रजातियों को संरक्षित करके पुनर्वासित किया जाता है, यानी उनका पुनर्वास किया जाता है, दोबारा उनको रहने वाली स्थिति में लेके आया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनी हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? ऑप्शन देखते हैं। कैथल, बिनोला गुड़गांव के अंदर, सिरसा या फिर यमुनानगर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बिनोला गुरुग्राम के अंदर। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। भारत की पहली रक्षा विश्वविद्यालय है ये, जो कहाँ है? बिनोला गुरुग्राम के अंदर। इसकी आधारशिला 2013 में रखी गई थी। यहाँ सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित उच्च अध्ययन भी होंगे। तो अभी ये तैयार हो रही है। जानते हैं आगे इसके बारे में थोड़ा और तथ्य कि बिनोला स्थित यह डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की रणनीतिक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे देश की सुरक्षा संरचना और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। नारनौल, जाटपाली जो महेंद्रगढ़ के अंदर है, या हिसार या फिर रोहतक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दोस्तों जाटपाली, महेंद्रगढ़। तो जानते हैं इसके बारे में, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में थोड़े और तथ्य। इसकी स्थापना है वो 2009 के अंदर की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा गठित 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, यानी जिनको यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। इसका परिसर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। हरियाणा केंद्रीय विद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का प्रमुख केंद्र है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध और रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ, 28 डिग्री और 10 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, या 26 डिग्री नॉर्थ से 31 डिग्री
नॉर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य हैं। हरियाणा उत्तर पूर्व भारत का एक मैदानी राज्य है। इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो हिमालय के निकट है। अक्षांशीय स्थिति इसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देती है। हरियाणा की अक्षांशीय स्थिति राज्य की जलवायु, कृषि और जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जिससे यहाँ गेहूं, सरसों जैसी फसलें बड़ी आसानी से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा किन देशांतरों के बीच में स्थित है? अक्षांश और देशांतर जो मिट्टे होते हैं, तो हरियाणा किन देशांतरों के बीच में स्थित है इसके जान लेते हैं। ऑप्शन 72 डिग्री से 75 डिग्री, 73 डिग्री 45 मिनट से 77 डिग्री 12 मिनट, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 75 डिग्री से 79 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। यह जो देशांतर है वो राज्य को पूर्व पश्चिम विस्तार प्रदान करते हैं। देशांतरीय स्थिति दिन रात की अवधि व समय क्षेत्र को प्रभावित करती है। हरियाणा का जो समय है वो भारतीय मानक समय IST पर आधारित है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति से उत्तर भारत का एक रणनीतिक और कृषि प्रधान राज्य बनाती है। इसकी सीमा 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। कल भी मैंने ये बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन देख लेते हैं, घग्गर, यमुना, सरस्वती या फिर मारकंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यमुना। यमुना नदी है वो हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। जान लेते हैं यमुना नदी और पूर्वी सीमा के बारे में थोड़े और तथ्य। यमुना जो नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह हिमालय से निकलती है और दिल्ली होते हुए हरियाणा में बहती है। यमुना बेसिन हरियाणा की प्रमुख सिंचाई प्रणाली है। यमुना नदी न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और सिंचाई की दृष्टि से भी हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। यह नदी हरियाणा के कई जिलों में जीवन रेखा का कार्य करती है, यानी इससे सिंचाई होती है और फसलों का बढ़िया उत्पादन जो है इन क्षेत्रों में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। तो हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम है वो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य। हरियाणा पर्यटन विभाग ने पक्षियों के नाम पर होटल और रिसोर्ट्स भी बनाए हैं, जैसे हंस, बुलबुल, मोर आदि। यह प्रयोग पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों को पक्षियों के नाम देना पर्यावरण और पर्यटन को जोड़ने की अनूठी पहल है। इससे जैव विविधता के प्रति आकर्षण और संरक्षण दोनों को बल मिलता है। तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो 245.55 लाख, 250.55 लाख, 253.53 लाख, 260.11 लाख। तो आप जानते हो कि 2,53,00,000 के करीब जो है हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य भी रह गए, वो और जान लेते हैं। तो हरियाणा देश की कुल जनसंख्या का 2% है। 2% है देश की कुल जनसंख्या का। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 19.9% रही है। पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं से अधिक है। हरियाणा की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। जनगणना आंकड़े नीति निर्धारण और विकास योजना के लिए अहम हैं। तो जानते हैं अगले क्वेश्चन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 882, 877, 890 या फिर 865। तो इसका जो सही उत्तर है वो 877 होगा। कई जगह आपको 879 लिखा हुआ भी मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कुछ किताबों में 877 मिलेगा, कुछ में 879 मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या है
कि प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। यह दर राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी पूरे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय औसत है उससे ये दर कम है 877। बेटियों की घटती संख्या चिंता का विषय रही है। हरियाणा का लिंगानुपात सामाजिक असमानता का संकेतक है। राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लिंग संतुलन सुधारने के लिए शुरू की है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जानते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में, ऑप्शन देख लेते हैं। 550 प्रति वर्ग किलोमीटर, 560 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 व्यक्ति होगा यहाँ, 573 ये जितने भी हैं इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 580 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर, इस साइड 1 किलोमीटर और ऐसे 1, यानी सभी साइड 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रहते हैं उससे जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 573 लोग जो है वो रहते हैं। जानते हैं इसके बारे में और तथ्य। यह दर भारत के औसत से अधिक है। इसका अर्थ क्या है कि मतलब भारत के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जितने लोग रहते हैं, जितने व्यक्ति रहते हैं, उससे ज़्यादा हरियाणा के अंदर उसका जो औसत से अधिक है। मान लो कि जैसे भारत का औसत अगर 550 है तो हरियाणा का 573 है। गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि जिलों में घनत्व सबसे ज़्यादा है। गुरुग्राम में, फरीदाबाद में जो एनसीआर के इलाके हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है प्रति वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी और कृषि योग्य भूमि की अधिकता इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। हरियाणा का बढ़ता घनत्व आवास, जल और रोजगार पर दबाव बढ़ा रहा है, यानी ज़मीनें कम हो रही है, रहने वाले लोग ज़्यादा हो गए तो रोजगार के अंदर जो है वो समस्या आ रही है। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं कि अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था। ऑप्शन देखते हैं 1848, 1857, 1858 या 1860। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में 1858 में अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। इससे पहले हरियाणा की एक अलग छवि थी, हरियाणा एक अलग प्रदेश था, लेकिन 1858 में इसे पंजाब के अंदर मिला दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इसका पुनर्गठन किया और इसे पंजाब में मिला दिया। हरियाणा को पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया गया। इससे पहले यह अलग प्रांत था। ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के तहत हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, जिससे क्षेत्रीय पहचान जो है वो कमज़ोर हो गई। 1966 में पुनः हरियाणा अलग राज्य बना। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया कि यहाँ तक पंजाब की सीमा है, इससे आगे हरियाणा की सरहद जो है वो शुरू हो जाती है। इसका जो सीमांकन है वो किस आयोग ने किया। ऑप्शन देखते हैं शाह आयोग, जेसी शाह आयोग, सीमा आयोग या फिर पुनर्गठन आयोग। तो किसने किया था ये? जेसी शाह आयोग ने इसका सीमांकन किया था। जानते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य। यह आयोग जो है वो 1966 में गठित हुआ था। इसके अनुसार हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का विभाजन हुआ, यानी हरियाणा अलग प्रांत बना, पंजाब से अलग होकर पंजाब प्रांत रह गया और चंडीगढ़ जो है वो यूटी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भाषाई आधार पर इसका सीमांकन किया गया। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। जेसी शाह आयोग ने हरियाणा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोग भाषा और सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर नया राज्य बनवाने में सफल रहा। जानते हैं अगला क्वेश्चन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात है वो सबसे कम है। ऑप्शन देखते हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हरियाणा। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य। 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 879, और हालांकि कुछ स्रोत 877 भी बताते हैं। मैं पहले भी बता रहा था आपको कि कुछ किताबों में ये 877 मिलेगा, कुछ में 879 मिलेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। बाल लिंगानुपात जो है वो 834 है प्रति 1000 लड़के।
यह देश में सबसे कम था। 2021 के बाद इसमें सुधार देखने को मिला। हरियाणा में लंबे समय तक पुत्र संतान की प्राथमिकता के चलते कि हमारे घर क्या पैदा हो, बेटा या पुत्र ही पैदा हो, इसलिए इसकी प्राथमिकता के चलते लिंगानुपात जो असंतुलित रहा। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बाद इसमें सुधार हो रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुधार हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रजिया बेगम का जो कत्ल है वो कहाँ हुआ? जगह का नाम बताना है। दिल्ली, कैथल, पानीपत या कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कैथल। कैथल के अंदर रजिया बेगम का कत्ल हुआ था। जानते हैं रजिया बेगम के बारे में थोड़ा और। रजिया जो सुल्तान थी वो भारत की पहली महिला शासक थी। पहली महिला शासक थी। उन्हें तुर्क अमीरों ने सत्ता से हटा दिया। कैथल में 1240 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। उनकी मज़ार भी कैथल में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम को महिला शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और विद्रोह के बाद कैथल में उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ से आपको जो महिलाओं की उस समय की छवि है उसका भी पता आपको लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। 1245 ईस्वी, 1240, 1236 या 1250। तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं अपने 1240 ईस्वी के अंदर। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। रजिया बेगम ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। सत्ता संघर्ष में भाई बहारुद्दीन और तुर्क अमीरों की भूमिका थी। 1240 में सत्ता छीन ली गई। राजनीतिक विद्रोह और स्त्री शासक की अस्वीकार्यता के कारण रजिया बेगम की हत्या कर दी गई। यह घटना भारतीय इतिहास में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के कठिन दौर को दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। 1526, 1556, 1761, 1540। यानी लोधी वंश यहाँ से समाप्त होता है पानीपत के पहले युद्ध के बाद में और मुगल वंश की शुरुआत होती है यहाँ से। तो कब हुआ था ये? तो 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ ये पूछा जाए तो ये जो युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिससे लोदी वंश का यहाँ अंत हो जाता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और युद्ध में तोपों का इस्तेमाल पहली बार हुआ। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि युद्ध में तोपों का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था और वो युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। बाबर की जीत से भारत में मुगल शासन की शुरुआत होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच हुआ? अभी पढ़ गए हैं ऊपर। ऑप्शन देख लेते हैं। हेमू और अकबर, इनके बीच में तो दूसरा हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, शेरशाह और हुमायूं। किन के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर को काबुल से इस युद्ध के लिए बुलाया गया था। युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर ने भारत पर विजय प्राप्त कर लोदी वंश का अंत किया और लंबे समय तक चलने वाले मुगल शासन की यहाँ से शुरुआत होती है। तो युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? किन किन के बीच में हुआ? अभी पढ़ा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो इन दोनों में से किसकी जीत हुई थी ये पूछा है। तो ये ऑप्शन तो द्वितीय विश्व युद्ध में आएंगे। तो इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की। बाबर की इसके अंदर जीत हुई थी। बाबर की सेना है वो आधुनिक हथियारों से लैस थी। तोप खाने का कुशल प्रयोग हुआ। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीति के कारण बाबर को निर्णायक विजय प्राप्त हुई, जिससे मुगल वंश की नींव पड़ी और लोदी वंश का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? नारनौल, भिवानी, महेंद्रगढ़ या सिरसा? तो शेरशाह सूरी जो था उनका बचपन हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बीता। जानते हैं इनसे संबंधित और तथ्य। इनका जो असली नाम है वो फरीद खान था। असली नाम फरीद खान था और ये अफगान मूल के थे। महेंद्रगढ़ में ही उन्होंने अध्ययन किया। शेरशाह ने बचपन में ही प्रशासनिक कार्यों की समझ विकसित कर ली थी, जिसका उपयोग उन्होंने शासन में बखूबी किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, महेंद्रगढ़, नारनौल या हिसार? तो इनका बचपन जो बीता था वो महेंद्रगढ़ के अंदर, और इनके दादा इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो है नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर। जानते हैं इनसे संबंधित और तथ्य भी। तो यह मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। नारनौल शेरशाह से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल है। शेरशाह के दादा इब्राहिम सूरी की स्मृति में यह बना यह मकबरा आज भी हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1761 या 1540? तो 1526 में तो पहला हुआ था, और मैंने बताया था आपको 1556 के अंदर जो है वो द्वितीय युद्ध जो है पानीपत का हुआ था। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। अकबर की ओर से जो उनके सेनापति थे बैरम खान, उन्होंने युद्ध लड़ा था। अकबर की जो आयु है उस समय बहुत कम थी, इसलिए उनके सेनापति ने युद्ध लड़ा था, बैरम खान। हेमू हिंदू वीर सेनापति था। युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह युद्ध अकबर की सत्ता को स्थिर करने के लिए निर्णायक था। बैरम खान की कुशल रणनीति ने मुगल साम्राज्य को सशक्त आधार दिया, यानी यहाँ से मुगल साम्राज्य जो है वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होकर उभरा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, हेमू और अकबर, शेरशाह और हुमायूं। तो अभी अपने पढ़ा था कि 1556 में कौन लड़ रहा था? अकबर लड़ रहा था। किसके साथ? हेमू के साथ। किसके साथ? हेमू के साथ लड़ा। तो हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो हेमू ने 22 युद्ध जो है इससे पहले जीते थे और दिल्ली का सम्राट बना, लेकिन पानीपत में घायल होकर पकड़ा गया और मारा गया। हेमू की वीरता ऐतिहासिक रही, लेकिन मुगलों की युद्ध योजना और रणनीति के आगे वह नहीं टिक सका। तो नेक्स्ट, चलो हो गए क्वेश्चन। तो आज 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आप इनका रिवीजन करना और बताना आज की वीडियो कैसे रही, इसमें और ज़्यादा तथ्य जोड़ने की ज़रूरत है या इतने काफ़ी हैं, या सिर्फ क्वेश्चन करवाए जाएं, ये भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।